यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी ओ माई घोस्ट को। मूवी के शुरुआत में हम लोग जंगल और पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव एनाकोंडापुरम को देख पाते हैं और रात के वक्त हम लोग चौकीदार को देखते हैं जो गांव वालों को कह रहा होता है कि रात के वक्त किसी को भी घर से बाहर निकलना मना है, क्योंकि एक आत्मा, एक आवाज इन गांव वालों को कई सालों से परेशान कर रही थी। गांव के लोग सब इन आवाजों से काफी ज्यादा डरते थे और तभी चौकीदार को एक साधु बाबा दिखाई पड़ता है जो पहाड़ी की चोटी पे बैठकर अपना बांसुरी बजा रहा होता है। चौकीदार उस बाबा को भी छुपने के लिए कहता है और तभी इन गांव वालों को उस आत्मा की आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। इस आवाज को सुनकर वो चौकीदार वहां से भाग जाता है, मगर बाबा उसी जगह पे रहता है और अपना बांसुरी बजाकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिस मंत्र को सुनकर वो आत्मा वहां से भाग जाती है। और गांव वाले सब इस बाबा की चमत्कार को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और गांव वाले सब बाबा को अपने गांव की समस्या के बारे में बताते हैं और उन्हें समाधान करने के लिए कहते हैं। बाबा बताते हैं कि इस पहाड़ी के पीछे एक महल है जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक आत्मा रहती है और कुछ लोग उस आत्मा की जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर वो आत्मा जाग गई तो तुम सब गांव वाले मारे जाओगे और तुम सबको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। बाबा इन गांव वालों को एक कपड़ा देता है जिस पर उस आदमी का तस्वीर बना होता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है चेन्नई में, जहां पर हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर भारती को देख पाते हैं जो बिग ग्रेट स्क्रिप्ट राइटर होता है, जो अपनी नई एडल्ट फिल्म की स्क्रिप्ट पूरा कर चुका है और इस फिल्म को बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा है ताकि वो इस फिल्म में पैसे लगा सके। भारती अपने कैमरेमैन के साथ भाड़े के रूम में रहता है और वहाँ अपने मालिक का अपने रूम का अभी तक भाड़ा भी नहीं दे पाया है। सुबह सुबह एक आदमी भारती से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी नई फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक प्रोड्यूसर मिल चुका है जो तुम्हारे फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार है। भारती और उसका कैमरामैन उस प्रोड्यूसर से मिलने के लिए एक क्लिनिक में जाता है और इस क्लिनिक में भारती की गर्लफ्रेंड सौम्या भी मौजूद होती है। इसके बाद भारती प्रोड्यूसर पुष्पा से मिलता है। वहाँ भारती के फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार होता है, मगर वहाँ एक कंडीशन रखता है कि फिल्म में लीड हीरो मैं पे लेकर आऊंगा। अब हीरो और प्रोड्यूसर मिल जाने के बाद भारती को तलाश होती है इस फिल्म की हीरोइन की। दूसरी तरफ हम लोग भारती की गर्लफ्रेंड सौम्या को देख पाते हैं जिससे हर दिन एक ही तरह के सपने आते हैं और काफी डरावना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सौम्या अपनी दोस्त के साथ एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक गोविंद कहता है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें डरावने सपने न आए तो तुम एटीएम में नाइट ड्यूटी करो, यानी कि तुम जब सोओगे ही नहीं तो तुम्हें सपने ही नहीं आएंगे। अब थोड़ी कॉमेडी होने के बाद सौम्या को मालूम पड़ जाती है कि ये तांत्रिक नकली है और सौम्या अपने दोस्त के साथ वहां से चली जाती है, मगर इन दोनों को नहीं मालूम था कि गोविंद ही वो तांत्रिक है जो एनाकोंडापुरम की रानी की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा है। इधर भारती अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए कई सारी लड़कियों का ऑडिशन लेता है, मगर उसे लास्ट में एक सुंदर सी हीरोइन मिल ही जाती है अपनी फिल्म के लिए। अब कुछ दिनों के बाद भारती अपने ही कमरे में, जिसका भाड़ा उसने कई महीनों से नहीं दिया था, और उस हीरोइन के साथ अपने ही कमरे में अपनी फिल्म की शूटिंग करना स्टार्ट कर देता है। इनकी शूटिंग चल रही होती है, तभी इसी बीच इनके कमरे में एंट्री होती है सौम्या की। भारती अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि हम लोग इस कमरे में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह भारती सौम्या को कन्विंस करता है। अब इस फिल्म की शूटिंग अगले लोकेशन पे शिफ्ट होती है, जहाँ पर ये लोग एक गाना शूट करने के बाद शराब के ठेके से ढेर सारी शराब पीकर ये दोनों नशे में अपने घर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी कैमरामैन को सिगरेट पीने की नशा आती है और उनके पास सिगरेट जलाने के लिए लाइटर भी मौजूद नहीं होता। लेकिन तभी कैमरामैन को वहां से दूर एक दिया जलता हुआ दिखाई पड़ता है। इस दिए को जलाकर तांत्रिक गोविंद के लोग अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते थे, मगर नशे में धुत कैमरामैन जाकर उस दिए से अपना सिगरेट जला लेता है। लेकिन इससे इनकी पूजा में विघ्न आ जाती है और ये सारे लोग कैमरामैन और भारती को वहां से दौड़ाने लगते हैं मारने के लिए। भारती और कैमरामैन इन लोगों से किसी भी तरह बचकर अपने रूम में पहुंचते हैं। बाहर तेज बारिश और जोरों से बिजली कड़क रही होती है, जिससे इनके रूम की लाइट चली जाती है और इन्हें अपने कमरे के एक कोने में आत्मा की होने की आहट होती है। ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, इनकी सीटी पीटी पूरी तरह गुल होती है और तभी इनके पास भारती की गर्लफ्रेंड सौम्या आती है। सौम्या कहती है कि मैं काफी डरावना सपना देखी जिसमें तुम दोनों मारे गए हो। भारती कहता है कि तुम उस कमरे में मत जाना, वहाँ पर भूत है। तब सौम्या बिना डरे उस कमरे के अंदर चली जाती है और पूरी तरह फंस जाती है। और जब सौम्या उस कमरे से बाहर आती है तो भारती और कैमरामैन की पैंट गीली होने लगती है, क्योंकि अब वो आत्मा सौम्या के शरीर पे कब्जा कर चुका होता है। वो आत्मा कहती है कि तुम मुझे एनाकोंडापुरम लेकर चलो। अब डर की वजह से भारती पुष्पा को बुलाता है और उसके गाड़ी से ये लोग एनाकोंडापुरम जाते हैं।
एनाकोंडापुरम जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो सौम्या सीधे एनाकोंडा की हवेली में जाती है। सौम्या के पीछे पीछे भारती, कैमरामैन और पुष्पा तीनों उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। सौम्या हवेली में आकर रानी की कब्र को ढूंढकर उसके ऊपर अपना खून चढ़ाने लगती है, जिससे आत्मा जागने लगती है। मगर इससे आगे कुछ होता, भारती सौम्या को लेकर उस हवेली से बाहर निकल आता है। हवेली के बाहर आने के बाद भारती की मुलाकात उसी तांत्रिक बाबा से होती है जिससे हम लोगों ने इस कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। बाबा इन लोगों को बताते हैं कि हवेली के अंदर जो आत्मा है वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। 1000 साल पहले इस राज पे राज करने वाली रानी माया सेना की आत्मा है। इसके बाद हम लोगों को माया सेना की कहानी बताई जाती है, जहाँ पे 1000 साल पहले इस महल में माया का पिता राजा का राज चल रहा था। लेकिन राजा अपने प्रजा की सेवा करने की बजाय वह हमेशा अपने काम वासना में लिपटा रहता था। राज्य की हर एक सुंदर नारी को राजा के सामने आना होता था और राजा उसके साथ गलत व्यवहार करता था। बचपन से ही माया इन सारी वाकया को देखकर बड़ी हुई थी और माया की देखभाल करने वाली नैनी को भी राजा ने नहीं छोड़ा था। माया अपने पिता के इस रूप को देखकर उसे हर एक मर्दों से नफरत होने लगी थी। माया जब बड़ी होती है तो वह राज के हर एक मर्दों को बंदी बनाकर उन्हें अच्छे से पिटाई धुलाई करती। अब एक दिन राजगुरु आकर राजा को माया के जुल्मों के बारे में बताता है। राजा कहता है कि माया के ये अवतार मेरे घटिया कर्मों की वजह से है और साथ ही माया को श्राप भी लग चुका है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो तुम बताओ, अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? राजगुरु राजा से कहता है मैं उसे जहर देकर मार देता, जिसके बाद राजा अपनी बेटी को मारने की अनुमति दे देता है। अगले दिन राजा और माया दोनों खाने की टेबल पर आमने सामने बैठे होते हैं। तभी राजा के खाने के लिए राजगुरु का काटा हुआ सर पेश किया जाता है। माया कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, मगर मैं तुझे मारकर इस महल पे राज करूंगी। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक दमदार फाइट होती है और इस फाइट के लास्ट में माया अपने पिता को मार डालती है और इस महल की नई महारानी बन जाती है। रानी बनने के बाद भी माया मर्दों से नफरत करती और उन्हें बंदी बनाकर काफी ज्यादा मारा पीटा करती। माया की राजगुरु, जो कि पिछले राजगुरु का वंशज था, वह माया के सामने प्यार की नाटक करता है, मगर वह अंदर ही अंदर माया को मारने की षड्यंत्र रचता ही रहता है। अब एक दिन माया को मालूम पड़ती है कि एक कहानीकार मेरी कहानी हर जगह सुना रहा है। माया अपने सिपाहियों के साथ उस कहानीकार को ढूंढना शुरू कर देती है। जो कोई भी उससे माया की लस्ट कहानी को सुनकर आता, माया उन सबको जान से खत्म कर देती। अब एक दिन माया उस कहानीकार के अड्डे पे पहुंच जाती है और उसके मुंह से अपनी लस्ट कहानी को सुनकर उस कहानीकार से काफी ज्यादा प्रभावित होती है। वह उसे इम्प्रेस होती है। माया उस कहानीकार को बंदी बनाकर उसे अपने महल लाती है, उसे अपने कक्ष में बैठाती है और उसे आगे की कहानी सुनाने के लिए कहती है। माया उसकी कहानी से इतना ज्यादा इम्प्रेस होती है कि उसे प्यार हो जाती है। माया अब पहली बार उस कहानीकार के साथ रोमांस करने वाली होती है और तभी वहाँ पर राजगुरु को रचे गए षड्यंत्र के द्वारा उसके लोग वहाँ पर पहुंचकर माया को जान से खत्म कर देते हैं और उसे एक ताबूत में कैद कर उसे वहीं दफना देते हैं। माया जन्म से ही शराफित थी और उसके मर जाने पर उस राज्य का पूरी तरह सर्वनाश हो जाता है और सारे लोग धूल बनकर गायब हो जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर तांत्रिक बाबा सभी गांव वालों को बताते हैं कि भारती उसी कहानीकार का वंशज है। अब रानी की आत्मा की शांति के लिए भारती को उसकी अधूरी कहानी को पूरा करना पड़ेगा या फिर एक वर्जन लड़की की खून उस आत्मा के शरीर पे लगाना होगा, जिससे आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। अब यहाँ पर भारती की गर्लफ्रेंड सौम्या अपना खून देने से मना कर देती है और वहाँ पर मौजूद कुछ लोग भी अपने खून देने से मना करते हैं और तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बताती है कि मैं अभी तक वर्जन हूँ, जिसका खून लेकर भारती उस महल के अंदर जाता है। महल के अंदर जाने के बाद भारती का सामना होता है माया रानी की आत्मा से। भारती माया की आत्मा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तब माया रानी उसे कहती है कि तुम आगे की कहानी सुनाओ, मगर भारती को 1000 साल पुरानी कहानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। भारती की शक्ल उस कहानीकार से मिलती है जिससे आज से 1000 साल पहले माया रानी को उस कहानीकार से प्यार हुआ था। माया भारती को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह भारती के हाथों को लेकर अपने चेहरे पे खून लगाती है, जिससे माया की आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। उसकी आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है और माया की आत्मा को शांति मिलने के बाद भारती महल से बाहर आता है और अपने दोस्तों के साथ चेन्नई जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।